हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की, तो पीवाई क्या उसका आपकी रडार में रहना बेहद जरूरी है। और इसी सोच के साथ एवर स्टडी क्लासेस लेकर आया जी पीवाई क्या रडार सीरीज। इस सीरीज के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है बिजनेस स्टेटिस्टिक्स का। आइए फटाफट से इस टॉपिक पे अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अपकमिंग यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए एवर स्टडी क्लासेस अपने मास्टर कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैश कोर्स के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं जी लाइव रिवीजन क्लासेस। और अगर आप इन क्लासेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों, आप इनमें से किसी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अगर आप हमारे मास्टर कोर्स को या फिर क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। बट अगर आपको पूरे कोर्स को ज्वाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है, तो आप इनको अलग से भी परचेज कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवरस्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो पहला सवाल माय डियर फ्रेंड स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहला सवाल है द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज्ड टू कंप्यूट द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज। अगर आपने एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालना है तो आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज क्या होने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो क्यूमुलेटिव रेट से ग्रो करती है। और इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज हमारे पास है वो ना तो अर्थमेटिक मीन है, ना मीडियन है, ना हार्मोनिक मीन है। हमारे लिए ज्योमेट्रिक मीन जो है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है, और इसीलिए बेटर है कि ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल यहां पे किया जाए, और इसीलिए आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारे पास है फॉर नॉमिनल डाटा द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट कैन बी अप्लाइड। अगर आपका डाटा नॉमिनल है, नॉमिनल डाटा का मतलब आप समझते हैं, देखिए रिसर्च के अंदर आप इसके बारे में, डाटा के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ब्रीफली अगर मैं बात करूं, अगर आप डाटा ऐसा ही इकट्ठा कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं लोगों का जेंडर, मेल या फीमेल, आप पूछ रहे हैं उनका मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हैं मैरिड या अनमैरिड, आप उनकी आईज का कलर पूछ रहे हैं, मतलब आप ऐसी कुछ दो तीन ऑप्शंस उन्हें दे रहे हैं जिसमें से उन्हें चूज करना है। मेल चूज कर लो, फीमेल चूज कर लो, मैरिड अनमैरिड चूज कर लो। आप ऐसा कुछ चूज करने के लिए उन्हें यहाँ पे दे रहे हैं, और ऐसा डाटा आपके पास इकट्ठा होने वाला है। अल्टीमेटली डाटा इकट्ठा होगा तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा मैंने जो डाटा इकट्ठा किया उसके अंदर मेल जो है 35 है और फीमेल जो है उसके अंदर 65 है। तो इसका मोड आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इसका मोड मेरे पास फीमेल है, क्योंकि फीमेल मेरे पास ज्यादा है, इसका मोड मेरे पास फीमेल है। तो इसका इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं कर सकते हो, बट इसके अंदर क्या कहीं मीडियन, मीन, ये सब चीजें निकाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। इसके अंदर आप केवल मोड से ही आपको काम अपना चलाना पड़ेगा, और इसीलिए आंसर हमारा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मोड। अगर हमारा डाटा नॉमिनल की बजाय किसी और फॉर्म का होता तो हमें देखना पड़ता वहां पे और कौन कौन सी एवरेज हम निकाल सकते हैं। नॉमिनल के लिए तो केवल आपके पास मोड ही एक जरिया है एवरेज या फिर सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर निकालने का। चलिए, तो यहां पे सवाल है जी, इन द केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स इन अ डाटा सेट। तो आउटलायर्स का मतलब होता है आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज, कि आपकी कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज हैं आपके डाटा सेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेटर मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। तो कौन सा इनमें से एक बेहतर मेजर होगा सेंट्रल टेंडेंसी का, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। मोड, ट्रिम्ड मीन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन या फिर हार्मोनिक मीन। अब यहां पे अगर आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो एक्सट्रीम वैल्यूज का जो इफेक्ट है वो हमें अरिथमेटिक मीन पे प्यारे दोस्तों देखने को मिलता है। जनरली जो आपका मीन होता है इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, तो मीन पे तो आपका इफेक्ट आता ही आता है। तो मीन तो आपको हटा ही दीजिए, अरिथमेटिक मीन तो आप आंसर से हटा ही दीजिए। पॉइंट नंबर बी जो है उसको तो आप पॉइंट नंबर सी को तो आप हटा ही दीजिए, और 2 और 3 ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अभी ए और बी और डी में से आपको यहाँ पे चूज करना है। एक आपको ट्रिम्ड मीन दे रखा है। देखो ट्रिम्ड मीन के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो एक्सट्रीम वैल्यू है ना उसको हटा देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको ट्रिम कर देते हैं, तो उससे एक्सट्रीम वैल्यू का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो बी तो आपका आ ही रहा है और दोनों में आ रहा है। अब आपको चूज करना है मोड में और मीडियन में। यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है कि मोड को चूज करें या मीडियन को चूज करें। देखो जो आपकी मीडियन है वो आपकी मिडल वैल्यू होती है, तो आपकी मिडिल वैल्यू पे आपको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का इफेक्ट कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। मिडिल वैल्यू हमेशा बीच में रहेगी, उस पे एक्सट्रीमनेस का इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मीडियन इज अ मच बेटर मेजर अगर आउटलायर्स हैं डाटा सेट में, अलोंग विद ट्रिम्ड मीन, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 बनेगा। मोड तो है आपकी जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू है, तो अगर आपकी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आ रही है
तो फिर आपके जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसको ये अफेक्ट कर सकती है। तो बी और डी जो है मीडियन और ट्रिम्ड मीन, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ऑप्शन 4 आपका आंसर यहां पे बनेगा। तो चाहे आपको सभी ऑप्शंस की जानकारी नहीं है एग्जामिनेशन देते हुए, मे बी आपने उस समय ट्रिम्ड मीन के बारे में नहीं सुना हुआ, बट जैसे ही आपने सी वाले पॉइंट को एलिमिनेट किया तो आप अपने आंसर के काफी करीब हो जाते हैं और ट्रिम्ड मीन की फिर इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाती है, आपको मोड और मीडियन में से चूज करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन देते समय आपके माइंड को अप्लाई करना है, ऑप्शंस को साथ में देखकर एलिमिनेट करना है और फिर आपके बेस्ट आंसर पे पहुंचना है। आप कभी भी एग्जैक्टली हर चीज घर से रट कर नहीं जा सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग लगाना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्रिकेटर ए स्कोर्स ऑन एन एवरेज 40 रन्स विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। क्रिकेटर बी और सी के स्कोर भी हमें दे रखे हैं 75 एंड 90 विद स्टैंडर्ड डेविएशन 10 एंड 18। हमें इन प्लेयर्स को अरेंज करना है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कंसिस्टेंसी। जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है उसको सबसे ऊपर और जो सबसे कम है उसको सबसे नीचे। अब कंसिस्टेंसी अगर आपको बतानी है तो आपको इनकी कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालनी पड़ेगी। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपकी क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन पर यूनिट ऑफ मीन आपको निकालनी पड़ेगी। ऐसा करने से कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। ए का अगर हम निकालें तो ए का हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 और ये है 40 इंटू 100, ये हमारे पास आया जी 12.5%। बी का अगर हम निकालें तो ये हमारे पास क्या आएगा जी? बी का है 10 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 13.33%। ऐसे ही सी का अगर आप निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 18 बाय 90 इंटू 100, ये आएगा 20%। तो आप देखेंगे कि ए सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है, फिर बी, फिर सी, और इनकी जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी ए बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स डिस्क्रिप्शन? इनमें से कौन सा गलत है? In a moderately asymmetrical distribution, the empirical relationship between mean, mode and median suggested by Carl Pearson is। तो empirical relation के ऊपर यहां पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी जानते हैं जी, mode is equal to 3 median minus 2 mean, ये हमारा empirical relation है। और इसे अलग अलग तरीके से और भी लिखा जा सकता है। जैसे यहां पे कैसे लिखा गया? यहां पे लिखा गया मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है जी। अगर आप मीन को उधर लेकर जाएंगे तो आपका यहाँ पे यही फॉर्मूला ही निकल कर आएगा और ये वाली बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये आपकी सीधा सीधा गलत है, क्योंकि ये एक रिलेटिव मेजर है डिस्पर्शन का, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। मेजर ऑफ स्क्यूनेस इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ स्क्यूनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इन द डाटा सेट। तो स्क्यूनेस के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप स्क्यूनेस कंप्यूट कर रहे हैं तो वहां पे ये हमें उसकी डायरेक्शन भी बताता है और उसकी एक्सटेंट भी बताता है। तो ये भी कुछ ना कुछ सही लग रही है स्टेटमेंट हमें। कर्टोसिस रेफर्स टू द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकेडनेस इन द रीजन। अगला सवाल है, इफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर 0.8 एंड 0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। अगर आपके जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं जी 0.8 हैं और 0.2 हैं। अगर ऐसा दे रखा है और हमें कहा जाए जी आर निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। ये आ गया 0.64 का, ये आएगा किसका? 0.16 का अंडर रूट आएगा, यानी कि ये क्या बनेगा जी? ये बनेगा आपका 0.4, यानी कि आंसर क्या होगा जी आपका? ऑप्शन नंबर डी। साइन कौन सा रहेगा हमारा? साइन वही रहेगा जो इन दोनों का साइन है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका भी साइन पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे अगला सवाल है, इन अ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ए रेफर्स टू। तो हमारी लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और हमें बताना है कि इस इक्वेशन में हमारे पास a क्या है। अब इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो y है, y हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि डिपेंडेंट है x पे। x हमारा क्या है जी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, b हमारी है जी स्लोप, और a हमारा होता है इंटरसेप्ट। तो हमारे पास यहां पे a पूछा गया और इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का सवाल है, इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज ग्रेटर देन 1, यानी कि कहा जा रहा है जी बी एक्स वाई आपका जो है वो ग्रेटर देन 1 है, वो 1 से आपका बड़ा है। द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x जो आपका बी वाई एक्स होगा मस्ट बी लेस देन 1, तो ये बात यहाँ पे लिख रखी है जी कि ये लेस देन 1 होगा, तो बिल्कुल सही लिखा है ये हमारे। जो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही लिखी है कि दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का अगर आप ज्योमेट्रिक मीन करेंगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही निकल कर आएगा। तो दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में, और इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि दोनों हमारी ट्रू हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, इफ ईच वैल्यू ऑफ अ सीरीज इज डिक्रीज्ड बाय के व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड इन दिस कंटेक्स्ट, तो बेसिकली क्वार्टाइल्स के ऊपर ओरिजिन ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन से क्या चेंज आने वाला है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वार्टाइल्स भी कवर्ड है यहाँ पे, क्वार्टाइल डेविएशन भी है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी यहाँ पे कवर्ड है। तो क्वार्टाइल्स आपके पास क्या होते हैं, Q1 Q2 Q3 आपके पास ये क्वार्टाइल्स होते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो तो वो आपकी निकलती है Q3 माइनस Q1, ठीक है, इसे डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, तो इस तरीके से आपकी अप्रोच रहती है, ठीक है। तो अगर हम इस सवाल को देखो, अगर तो आप लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। लॉजिक आपका ये लगेगा जैसे मीडियन के अंदर ओरिजिन और स्केल चेंज होने से चेंज होता है, वैसे क्वार्टाइल में भी चेंज होगा। अगर आप ये लॉजिक लगा के सॉल्व कर लो, फटाफट कर लोगे। अगर आपको सवाल को और बारीकी से समझना हो तो आइए मैं आपको समझाता हूं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक सीरीज है, ठीक है, मैं एज्यूम करता हूं एक सीरीज है 2 4 6 8 10, कितनी टर्म्स हो गई, ये हमारे पास हो गई 5, इसको 8 कर लेते हैं, 6 7 कर लेते हैं, 10 12 और 14, 7 टर्म्स हो गई, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मैंने इन टर्म्स को लिख दिया। अगर मुझे क्वार्टाइल 1 निकालना हो तो क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए हमारी कौन सी टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म, तो 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 यानी कि सेकेंड टर्म, ये मेरे पास क्वार्टाइल 1 हो गई। थर्ड क्वार्टाइल मेरे पास कौन सा बनेगा, थर्ड क्वार्टाइल मेरे पास बनेगा n प्लस 1 बाय 4 इंटू थर्ड, तो आपको ये टर्म देखनी है। तो ये आपके पास कौन सी टर्म हो गई, ये बेसिकली आपके पास सिक्स्थ टर्म हो गई, तो ये आपका थर्ड क्वार्टाइल बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी है तो आप कैसे निकालते, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते, तो Q3 माइनस Q1 आपका क्या हो गया, 12 माइनस 4 8 डिवाइड बाय 2, आपकी क्वार्टाइल डेविएशन 4 निकल कर आ जाती। तो ओरिजिनली हमारी जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो यहाँ पे 4 निकल कर आ रही है। अब देखते हैं चेंज आता है कि नहीं आता। अगर हम हर एक वैल्यू को डिक्रीज बाय के, लेट्स अज्यूम कि के की जगह हम ले लेते हैं कि हर वैल्यू को हमने 1 से डिक्रीज कर दिया, तो हमारे पास नया डाटा सेट क्या बन गया, 1 3 5 7 9 11 और 13, ये मेरे पास यहाँ पे एक नया डाटा सेट बन गया। अब इसके अंदर भी ये क्वार्टाइल 1 हो जाएगा और ये मेरा क्वार्टाइल 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इनकी क्वार्टाइल डेविएशन निकालें 11 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका कितना आ गया, ये भी 4 ही हो गया, तो 1 वाला तो आपका ट्रू हो गया। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि ये फार्मूला आपको यहां पे लगाना है जी। Q3 माइनस Q1 करिए जी, Q3 माइनस Q1 आपका 12 माइनस 4 ये आ गया 8, 12 प्लस 4 कीजिए नीचे तो ये आपका कितना हो गया 16, तो 8 बाय 16 ये आपका आ गया 1 बाय 2, ठीक है, ये तो आपका हो गया ओरिजिनल। अगर रिवाइज निकालना हो, रिवाइज निकालना हो तो Q3 माइनस Q1 आपका कितना हो गया 11 माइनस 3, ये आपका हो गया 8, और अब कितना है आपका डिनोमिनेटर, ये हो गया 11 प्लस 3 यानी कि ये हो गया आपका 14। अरे भाई यहां तो डिनोमिनेटर आपका कम हो गया, डिनोमिनेटर आपका कम हो गया यानी कि आपकी ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिवाइज्ड वैल्यू आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी, दिस वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज, डिनोमिनेटर के कम होने से आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन रिमेन अनचेंज्ड, ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और यही आंसर यहाँ पे दे रखा है इस सवाल का। अगला है जी लोअर एंड अपर क्वार्टाइल वैल्यू ईच इंक्रीजेस बाय के, तो लोअर एंड अपर क्वार्टाइल वैल्यू Q1 और Q3 क्या ये इंक्रीज हो रही है, नहीं सर ये तो डिक्रीज हो रही है, तो मेरे को तो इस स्टेटमेंट में भी गड़बड़ लग रही है, ये स्टेटमेंट भी मेरे हिसाब से पूरी तरीके से सही नहीं है। इसके बाद है क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन राइजेस, तो हाँ क्वार्टाइल का कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन जो है वो तो राइज कर रहा है, तो हमने देख लिया कि डिनोमिनेटर कम होगा तो आपकी वैल्यू जो ओवरऑल है वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। तो मेरे हिसाब से 2 और 3 दोनों में कुछ गड़बड़ सी है, बट जो ऑफिशियल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2,
बट उम्मीद करता हूं जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है इसके पीछे वो आपको यहां पे समझ आ गया, वो यहां पे समझना ज्यादा जरूरी था। चलिए अगला सवाल है, इफ ईच वैल्यू इन अ गिवन डाटा सेट इज डिवाइडेड बाय 4 हाउ विल इट इफेक्ट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको कैसे निकालते हैं जी? मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। तो अगर हमने सभी वैल्यूज को डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया तो क्या होगा, आपका मीन भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, मोड भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। मीन भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, मोड भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर तो आपका मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ही रह जाएगा, 1/4 और 1/4 दोनों आपका बाहर निकल के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओवरऑल वैल्यू में आपका कोई चेंज नहीं आएगा, ओवरऑल वैल्यू अनचेंज ही रहेगी। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। आप एक्चुअल वैल्यूज लेके भी इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कोई चेंज यहां पे नहीं आता। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, इफ ईच वैल्यू इन अ गिवन सेट इज इंक्रीज्ड बाय के, सभी वैल्यू को के से इंक्रीज कर दिया तो इट विल। तो बेसिकली यहां पे पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसके 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो उन्हीं पे इंपैक्ट यहां पे पूछने की कोशिश हो रही है। तो पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर आपको निकालना हो तो ये बेसिकली आपका होता है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। तो यहां पे क्या होगा, हर एक वैल्यू को के से इंक्रीज किया, अब के से इंक्रीज किया तो आपका मीन भी के से बढ़ जाएगा, और आपका जो मोड है वो भी के से बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पे ओरिजिन में चेंज होने से, कुछ प्लस माइनस होने से कोई चेंज नहीं आता, तो इसमें तो आपका कोई चेंज आएगा ही नहीं। अगर मीन और मोड दोनों के से बढ़ जाएंगे तो ऊपर न्यूमरेटर की फिगर पे कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि पहले मीन 10 था और मोड आपका 8 था, अब हमने दोनों को 2 से बढ़ा दिया, के की वैल्यू है 2, इसको भी +2 कर दिया, इसको भी +2 कर दिया। तो पहले इनका डिफरेंस क्या था, 10 - 8 2 था, अब क्या हो गया, अब हो गया 12 - 10, अब भी 2 रहा। तो न्यूमरेटर में आपका कोई चेंज नहीं आया, तो आपका जो पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में भी कोई चेंज नहीं आया, और न्यूमरेटर के अंदर आप इंडिविजुअल फिगर में तो चेंज आया बट ओवरऑल कोई चेंज नहीं आया, ओवरऑल वो चेंज कैंसल आउट हो गया। तो इसीलिए कोई चेंज नहीं आया पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू में। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following statements is true। पहली स्टेटमेंट है, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो बीटा 1 आपके पास स्क्यूनेस का मेजर होता है, और बीटा 2 जो है वो आपके पास आगे ऑप्शंस में आ रहा है, वो आपका कर्टोसिस का मेजर होता है। तो अगर आपकी यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका जो बीटा 1 है वो आपको 0 देखने को मिलेगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही रहती है, जो बीटा 1 है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब स्क्यूनेस नहीं है, पॉजिटिव होगा तो आपकी स्क्यूनेस है। और इसका जो है हम अगर अंडर रूट कर लेते हैं तो उससे हमें एक बेटर मेजर मिल जाता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन का भी पता लग जाता है। फिलहाल इतनी रिक्वायरमेंट हमें इस सवाल के लिए नहीं है, हमारा इसी से काम बन रहा है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बीटा 1 आपका 0 होगा। कर्टोसिस मींस द लैक ऑफ सिमेट्री, ये स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है क्योंकि ये आपका स्क्यूनेस का मतलब होता है ना कि कर्टोसिस का। और अगली स्टेटमेंट आपकी है, बीटा 2 कैन बी नेगेटिव। तो बीटा 2 जो है वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ये आपका फोर्थ मूवमेंट और सेकंड ऑर्डर मूवमेंट पे बेस्ड रहता है जो कि आपके पॉजिटिव रहेंगे, और ये आपका नेगेटिव आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी सही नहीं है। स्क्यूनेस स्टडीज द फ्लैटनेस और पीकेडनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गलत है क्योंकि स्क्यूनेस ये नहीं बताता, ये चीज हमें कर्टोसिस बताता है। ओके, तो हमारी सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही केवल सही बनेगी, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, which one of the following statements is incorrect। algebraic sum of the deviations taken from arithmetic mean is 0। तो जब भी हम deviations arithmetic mean से लेते हैं तो उनका सम आपका 0 देखने को मिलता है। sum of the absolute deviations taken from the median is the largest। तो जो आप deviations निकालते हैं मीडियन से तो उनका जो सम है वो आपको लार्जेस्ट नहीं देखने को मिलता, वो आपको स्मॉलेस्ट देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज लेस देन रेंज। तो यहाँ पे ऐसी चीज आपको बोली जा रही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो यहाँ पे आपका लेस देन रेंज होता है, जो कि कहीं ना कहीं सही है। अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे आपको पता लगेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट आपकी सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रेंज से कम ही रहता है। The sum of the squares of deviations of a given set of observations is minimum when they are taken from the arithmetic mean। तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप स्क्वायर ऑफ द डेविएशन कर रहे हैं
तो उनका सम मिनिमम आएगा जब आप डेविएशन अरिथमेटिक मीन से निकाल रहे हैं। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ना वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी जो मीडियन से एब्सोल्यूट डेविएशंस का सम आप लेते हैं वो आपका यहाँ पे लीस्ट निकल कर आता है, मिनिमम निकल कर आता है, ना कि लार्जेस्ट। ओके, तो ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑन सेल्स ऑफ अ फर्म is given as 3y minus 5x plus 110 is equal to 0. If the sales of a firm is rupees 44,000, the profit will be. तो रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है of x on y. तो x on y की रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है जी? x on y की रिग्रेशन इक्वेशन आपकी क्या होगी? इसका मतलब है आपका x जो है y पे डिपेंड करता है, यानी कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x is equal to a plus by. तो इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x को दूसरी तरफ ले आओ जी, बाकी सारा आपका एक तरफ ही रहे, 3y plus 110 एक तरफ ही रहे, दिस वुड बिकम x is equal to 110 by 5 plus 3 by 5y, ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें हमें बोला गया जी अगर सेल हमारी जो है 44,000 है, प्रॉफिट हमारा यहाँ पे कितना होने वाला है? तो अगर हमारी जो सेल है यानी कि y जो है उसकी वैल्यू हमें दे दी 44,000, हमें x की वैल्यू निकालनी है जी, x की वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है? तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, जल्दी से यहाँ पे ट्राई करते हैं। 110 डिवाइडेड बाय 5, ये तो 22 ही हो गया। 3 by 5 इंटू 44,000, ये क्या बना जी? 3 by 5 इंटू 44,000। इसे अगर मैं सॉल्व करूं, 5 8 40, 5 8 40, दिस वुड बिकम 8800। 8800 इंटू 3 करना पड़ेगा हमें, 0 0 8 24, this would become 26,500, 400 plus 22, this would be 26422। ये आंसर हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इस इक्वेशन में बेसिकली जो हमारा हमें गिवन था y 44,000 है उसे पुट किया और x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। चलिए अगला सवाल हमारे पास है जी, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस इन एन एस्टिमेटिंग इक्वेशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी इन द रेंज। तो कहा गया जी कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे बढ़ रहा है वैसे ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ रहा है। कहना ऐसे चाहिए कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर बढ़ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो साथ साथ वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल को भी बढ़ा रहा है। ऐसे मैं कह सकता हूं, इसे एग्जांपल से अगर लेके बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपकी एडवर्टीजमेंट बढ़ रही है तो यहां पे आपकी सेल्स भी बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? सर अगर ऐसा यहां पे इनके बीच में रिलेशन है तो इसका मतलब है कि इनका जो कोरिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, 0 से 1 की रेंज में होगा, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? बोथ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैव सेम साइन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स इज ऑलवेज मोर देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये भी आपने सीखा है जी कि अगर हम अपने जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उनका अरिथमेटिक मीन करें तो ये हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ज्यादा होने वाला है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द ओरिजिन एंड स्केल। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन तो होते हैं बट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं होते, और इसलिए आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी। और डी स्टेटमेंट है जी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, और इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है, if unexplained variation between variables x and y is 36%, unexplained variation क्या होता है जी आपका? unexplained variation है आपका 1 minus r square, 1 minus coefficient of determination। coefficient of determination आपकी explained variation को बताता है, unexplained क्या होगी? 1 minus coefficient of determination, यानी कि ये आपकी दी है जी 36% या फिर 0.36 ये हमें दी है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बचेगा 0.64। आर की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आएगी? आर की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 0.8, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, which one of the following is a false statement? The signs of the regression coefficients are always the same। तो ये बिल्कुल सही है। Correlation coefficient is the geometric mean of the two regression coefficient। तो ये भी बात यहाँ पे बिल्कुल सही लिखी है।
the covariance between the two variables divided by the product of their standard deviation produces the value of the coefficient of correlation. तो आप सभी जानते हैं जी coefficient of correlation के अंदर आप covariance divided by standard deviation x standard deviation y कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसीलिए ये भी आपके बिल्कुल ठीक है। अगली है जी coefficient of correlation is independent of origin but not of scale। ये आपकी गलत है, क्योंकि coefficient of correlation origin और scale दोनों से independent होता है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, अ स्टोर मैनेजर इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन percentage fat content and the price of the various dairy products. He finds that the coefficient of determination is 0.4624 and the estimated regression line is y is equal to 0.5 minus 0.02x. The coefficient of correlation would be, coefficient of correlation आपका क्या होता है जी, coefficient of determination का आपका सिंपली अंडर रूट होता है, 0.4624 का आपका ये अंडर रूट होने वाला है, यानी कि आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, आपका आंसर निकल कर आएगा 0.68। अब यहाँ पे आपको देखना कि आपका साइन क्या होने वाला है इसका, तो यहाँ पे बोला गया है जी, यहाँ पे आपका बोला गया जी रिलेशन है y इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.02x। तो ये माइनस का साइन क्या डिनोट करता है, माइनस का साइन डिनोट करता है कि आपका जो b है उसके साथ नेगेटिव साइन है। तो अगर आपके b के साथ नेगेटिव साइन है, b yx है ये आपका, b yx के साथ अगर आपका नेगेटिव साइन है तो b xy के साथ भी नेगेटिव साइन होगा, और साथ ही साथ आपके कोरिलेशन का भी यहाँ पे नेगेटिव ही साइन होगा, और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है, द स्पूरियस रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स रेफर्स टू। तो अगर आपके दो वेरिएबल्स के बीच में आपका स्पूरियस रिलेशनशिप है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जी रिलेशन हैपेंस ओनली ड्यू टू थर्ड वेरिएबल व्हिच इज कॉमन टू बोथ द वेरिएबल्स। तो आपका स्पूरियस रिलेशनशिप है, इसका मतलब है जी आपका नॉनसेंस कोरिलेशन है, या फिर जिसके अंदर कोई भी सेंस नहीं बन रही उन चीजों का कोरिलेशन आपका निकल कर आया है। जैसे आप अगर कहते हैं कि आपकी आइसक्रीम की सेल्स और आपका ड्राउनिंग रेट जो है उसमें आपका पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, बट यहाँ पे कोई थर्ड वेरिएबल है जो कि इन दोनों का इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो कि है समर। अगर आपकी समर ज्यादा होती है तो आप आइसक्रीम भी ज्यादा खाते हैं और स्विमिंग भी ज्यादा करने जाते हैं और आपके डूबने के चांसेस भी यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आइसक्रीम और ड्राउनिंग को आप देखते हैं तो इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो एक तीसरे वेरिएबल की वजह से है, और इनका जो रिलेशन कोरिलेशन निकल कर आया दैट इज स्पूरियस रिलेशन, दैट इज नॉनसेंस कोरिलेशन, और इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। तो दे रखी है जी स्टेटमेंट्स हमें, कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल बट नॉट ऑफ ओरिजिन। ये आपकी गलत है क्योंकि दोनों का इंडिपेंडेंट है। कोरिलेशन डिनोट्स कोवेरिएबिलिटी बिटवीन द वेरिएबल्स, तो यहाँ पे कुछ जनरल सी बात लिख रखी है। रिग्रेशन इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये आपका गलत है क्योंकि रिग्रेशन रिलेटिव मेजर नहीं है, वो आपका एब्सोल्यूट मेजर है। रिग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, ये भी आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 आपकी सही होने वाली है, बाकी गलत है, यानी कि आंसर ऑप्शन डी है। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वैल्यू चूजन फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज लेस देन इट्स मीडियन। तो हमारी पॉपुलेशन है, हमने उसमें से वैल्यू चूज करी, हमें निकालना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कि उसकी जो वैल्यू हमने चूज करी वो मीडियन से कम हो। तो हमारी पॉपुलेशन है, मतलब उसमें काफी सारी आपकी टर्म्स हैं, काफी सारी टर्म्स हो सकती हैं उस पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास, और हमें बताना है कि हमने जो वैल्यू चूज करी वो उसके मीडियन से कम हो। मीडियन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारा जो मिडल टर्म होता है दैट इज द मीडियन, मिडल टर्म हमारा मीडियन होता है। हमें निकालने की प्रोबेबिलिटी कि हमने जो वैल्यू चूज की वो मिडल टर्म से कम चूज करी हो। अगर मिडिल टर्म से कम चूज करने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बराबर बराबर वैल्यूज होने वाली हैं। मिडिल टर्म हमारी यहाँ वाली वैल्यूज और इन वाली वैल्यूज के बीच में आ रही होगी। तो हमने टोटल में से इस वैल्यू में से कुछ चूज किया, टोटल में से इस वैल्यू में से कुछ चूज किया, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारी आधी वैल्यूज हैं, जो टोटल का अप्रोक्सीमेटली आधी वैल्यूज हैं हमारे पास। तो आधी वैल्यूज हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी, होगी 50% या फिर 0.5। तो ऐसे लॉजिकली इस सवाल का आंसर हम निकाल सकते थे। थोड़ा सा सवाल टेढ़ा लग रहा है बट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आप आसानी से मार्क ये कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में दो लिस्ट हमें गिवन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, इन्हें मैच करके हमें बताना है। तो पहला लिस्ट में हमें दिए रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स अकरिंग टुगेदर और इन सक्सेशन।
मतलब दोनों इवेंट्स जो हैं एक साथ अक्कर कर रही हैं। तो बेसिकली यहां पे बात हो रही है आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी की, कि दोनों इवेंट जो हैं वो आपकी एक साथ यहां पे अक्कर कर रही हैं, तो दैट इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो इससे मैच हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग वन इवेंट गिवन दैट अनदर इवेंट हैज अकर्ड। तो यहां पे बोली जा रही है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज लिखी जा रही है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट जब आपकी दूसरी इवेंट अक्कर कर चुकी है, दूसरी कंडीशन आपकी हो चुकी है, तो ये आपकी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका मैच होगा यहाँ पे 5 से। सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अ सिंगल इवेंट, एक लौती इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये आपकी हो गई जी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी रिवाइज्ड इन द लाइट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली और उसके बेसिस पे आपने प्रोबेबिलिटी रिवाइज करी। तो आपने एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपनी प्रोबेबिलिटी बाद में रिवाइज करी। यू हैव मेड सम एडिशन, सम चेंजेस। तो दिस इज द पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, दिस इज द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो इन्हें अगर हम मैच करें तो हमारा निकल कर आएगा कि ए 4 से मैच हो रहा है, बी आपका 5 से मैच हो रहा है, सी आपका 1 से मैच हो रहा है और डी आपका 2 से मैच हो रहा है, यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो यहां पे हमारे पास पहली स्टेटमेंट है सैंपल स्पेस रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो पहली स्टेटमेंट में क्या रहा है कि सैंपल स्पेस के अंदर आपके सभी फेवरेबल आउटकम्स आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट के। तो जैसे माय डियर फ्रेंड्स आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने जो है डाइस को रोल किया, तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है ना, डाइस को रोल करने पे यही नंबर्स आ सकते हैं। तो ये इसकी हमारी क्या हो गई सैंपल स्पेस हो गई। तो इसके अंदर आपके सभी आउटकम्स आ गए। अगर आप कहें कि मुझे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेरे पास जो है ऑड नंबर आए, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो इवेंट आपके हो जाएगी 1 3 5, और हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है। सैंपल स्पेस में हमारे पास सभी आउटकम्स आ गए थे, टोटल आउटकम्स आ गए थे, ऑल आउटकम्स यहां पे हमारे पास आ गए थे। तो यहां पे फेवरेबल वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया सैंपल स्पेस को डिफाइन करने में वो गलत किया गया, और इसीलिए पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। अगली पढ़ते हैं। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर दोज हुज यूनियन इज द सैंपल स्पेस। तो एग्जॉस्टिव इवेंट आपकी कौन सी है जी, एग्जॉस्टिव इवेंट जो है वो आपके अगर हम उन्हें जोड़ दें तो आपके सैंपल स्पेस के बराबर वो बन जाती हैं। जैसे आपने कॉइन टॉस किया, उसके अंदर एक इवेंट है हेड का होना और दूसरी इवेंट है टेल का होना, अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो आपकी पूरी सैंपल स्पेस बन जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज द सैंपल स्पेस। तो बिल्कुल सही है जी, टोटल आउटकम्स आपके सैंपल स्पेस के अंदर आते हैं। Two events are said to be independent if the happening of one does not affect the probability of happening of the other. तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट आपके वही होंगे कि एक की हैपनिंग दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। आपने कॉइन को 2 बार टॉस किया, पहली बार हेड या टेल आया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे दूसरी बार टॉस करने पे। तो ये भी हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर बनेगा। चलिए तो यहां पे हमारे पास सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जैसे प्रोबेबिलिटी हेड आने की अगर हमारी एक इवेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा कि हेड मेरा ना आए। प्रोबेबिलिटी मेरा डाइस मैंने थ्रो किया 1 आ जाए, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी 1 ना आए, 2 से लेके 6 तक कोई नंबर आ जाए। तो इस तरीके से हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। ठीक है जी। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को अगर आप ऐड कर दोगे, हेड और हेड ना आए, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे तो टोटल आपका कितना बनेगा 1 बनेगा। ये भी 1/2 है आपका, ये भी 1/2 है। ऐसे ही ये आपका 1/6 है, और 1 ना आए बाकी 5 में से कोई आए तो 5/6, और इन दोनों का टोटल भी 1 ही बनेगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 बन जाएगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, यानी कि एक होगा तो दूसरा यहाँ पे नहीं होगा, ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ठीक है जी। और साथ ही कलेक्टिव एग्जॉस्टिव होंगे, यानी कि अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा सैंपल स्पेस हमारे पास निकल आएगा। तो हमारे पास अगर हेड और नॉन हेड को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा कवरेज यहां पे हो जाएगा। तो कलेक्टिवली आपकी एग्जॉस्टिव भी है। ठीक है जी। तो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी 1 भी बनती है, कलेक्टिव एग्जॉस्टिव भी है। अब क्या ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हेड और हेड ना आए, तो हेड ना आए ये किस पे डिपेंडेंट है, आपके प्रोबेबिलिटी हेड आने पे। तो दोनों एक दूसरे पे इस तरीके से डिपेंडेंट होगी कि अगर एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, तो ये डिपेंडेंसी इनके बीच में क्रिएट हो गई है। ठीक है जी। तो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं होंगी।
सो करेक्ट आपका जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू कवर अप ए, सी एंड डी. योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4. चलिए अगला सवाल हमारे पास है असर्शन रीजन का. असर्शन में लिख रहे हैं मीन डेविएशन इज अबाउट 80% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन इज अबाउट 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. अब ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी इंडिविजुअली तो सही हैं, बट यहाँ पे रीजन असर्शन तो कुछ मैच नहीं कर रहे, कुछ ऐसा रीजन तो नहीं बन रहा इस चीज का, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का. प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको बेसिकली बतानी है. मे बी सिमेट्रिकल और स्क्यूड. तो यहाँ पे आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो सिमेट्रिकल होती है, स्क्यूड तो नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा. यूनी मॉडल, बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल. तो बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कुछ इस तरीके से होती है. इट इज असिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस. तो बिल्कुल ये अजम्पशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि हमारी जो एक्स एक्सिस होती है तो उसके इस तरीके से बनाई जाती है, एक्स एक्सिस के दोनों तरफ उसके पास पास जाती रहती है, बट उसे कभी टच नहीं करती है. एन और पी हमारे यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, या फिर हमारे पास यहाँ पे ये जो हम टर्म्स यूज करते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे दो पैरामीटर्स है स्टैंडर्ड डेविएशन के. तो एन और पी तो हमारे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रहते हैं, तो इसीलिए हमारा ये तो नहीं होगा, बट हाँ ई वाला हमारा सही है. ई वाला हमारा बिल्कुल सही बता रहा है दोनों पैरामीटर्स को. तो बी, सी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा. तो चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, और ये सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिकल सिचुएशंस पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड. नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइविंग एट द सुपरमार्केट पर आवर. तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. देखो जो पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मली आप इस्तेमाल तब करते हैं जब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको काफी कम देखने को मिलती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आपकी जब कम देखने को मिलती है तभी हम इसका नॉर्मली यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और हमें गिवन इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस के अंदर देखते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, और अगर वो कम रहती है तो फिर इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेते हैं. जैसे इस केस में भी हमारी पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल हो जाएगी. जब भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कस्टमर्स कितने आएंगे, एक्सीडेंट कितने होंगे, एरर्स कितने होंगे, ये सब चीजों में पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल हो जाता है. तो जैसे आपके कस्टमर्स की बात हुई, अगले में टाइपोग्राफिकल एरर्स की बात हुई, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं बिजी रोड पे, और डिफेक्टिव मटेरियल कितने होते हैं एक गुड कंसर्न के पैकेजिंग के अंदर. तो ये सब चीजों के अंदर आप पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट जो आपकी डाइस थ्रोइंग प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें नॉर्मली बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपने देखो कुछ प्रैक्टिस करी है, कुछ एग्जांपल देखे है, सॉल्व किया है, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या बनने वाला है. आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू इंक्लूड ए, बी, सी एंड ई. ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. चलिए अगला सवाल हमारे पास है which of the following is not the characteristic of the normal distribution. Bell shaped and symmetric, तो ये तो characteristic है. Mean, median and mode of the distribution are equal, तो ये भी characteristic है. Total area under the curve for the normal probability distribution is 1, तो बिल्कुल total area under the curve आपका 1 होता है. Two tails of the distribution in both the directions touches the horizontal axis, तो आपकी जो two tails हैं वो आपकी horizontal axis को यहाँ पे touch नहीं करती. तो ये आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी, और इसलिए आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे बन जाएगा. चलिए अगला सवाल हमारे पास है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. द कर्व हैज अ सिंगल पीक, तो बिल्कुल आपकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की केवल एक ही पीक होती है. मीन, मीडियन, मोड जो है इसके सेंटर में लाई करते हैं, तीनों बराबर होते हैं. जो हमारी टू टेल्स होती हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन की वो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच नहीं करती, वो ऐसे ही चलती रहती है, बहुत करीब पहुंच जाती है बट टच नहीं करती, तो ये भी सही है. इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये गलत है क्योंकि इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ना कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और इसीलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी का. सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन इस सीरीज के अंदर. अगर आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं तो जाते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. तो मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.